जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन फगवाड़ा पंजाब के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित 15वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला कुरुक्षेत्र में किया गया। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलवंत सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता का परिणाम 3 नवंबर 2024 को डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट डल्लेवाल रोड गोराया में सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा। मेरिट में आने वाले छात्रों को 8 दिसंबर 2024 को डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट में बुलाया जाएगा, जहां पहला स्थान पाने वाले छात्र को 50,000 रुपए, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 20,000 रुपए और तीसरा स्थान पाने वाले छात्र को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा पहले 250 छात्रों को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। GH वर्ल्ड टीवी को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। GH वर्ल्ड टीवी को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। GH वर्ल्ड टीवी को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। एवं सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मैं रजनी शहीद जसविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलेहेड़ी से कक्षा +2 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की महिलाओं के जीवन में भूमिका को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत में जब नारीवाद का नाम कोई ढंग से भी नहीं जानता था, उस समय बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए ऐसे काम किए जिससे आज महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बाबा साहेब भारतीय समाज में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। सिर्फ संविधान के निर्माता और दिव्यों के नेता तक ही सीमित कर दिया। बाबा साहेब ने जितने काम महिलाओं के लिए किए हैं, शायद ही किसी भारतीय नेता ने किए होंगे। ताजा आप लगा सकते हैं कि पहले महिलाओं को केवल 4 दीवारी में ही कैद रखा जाता था। बाबा साहेब ने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव दिलाई। आइए आपको बताते हैं कि बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है। बाबा साहेब ने शिक्षा के दम पर बच्चों के भविष्य को संवारा था। बाबा साहेब शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा को भी जरूरी मानते थे। 18 जुलाई 1927 को बाबा साहेब ने करीब 3000 महिलाओं की एक संगोष्ठी में कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना कि पुरुषों के लिए। एक घर में पिता का सबसे पहला कार्य महिलाओं को शिक्षा से वंचित न रखने के संदर्भ में होना चाहिए। भारत की प्रथम शिक्षित महिला सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की परंपरा को बाबा साहेब ने आगे बढ़ाया। बाबा साहेब ने महिलाओं को वह सब अधिकार दिलाए जो मनुस्मृति ने नकारे थे। बाबा साहेब ने कामकाजी महिलाओं के लिए 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव दिलाई। बाबा साहेब ने महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिलाए। बाबा साहेब ने कहा कि किसी भी महिला को केवल महिला होने की वजह से अवसरों से वंचित नहीं रखा जाएगा, ना ही उनके साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव किया जाएगा। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब बाबा साहेब को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहेब ने महिलाओं को समान मताधिकार दिलाया। आज महिलाएं 18 वर्ष की होने पर अपना वोट देने का हक रखती हैं। बाबा साहेब ने महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार भी दिलाया और उसके साथ साथ संपत्ति का अधिकार भी दिलाया। और बाबा साहेब ने महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार भी दिलाया। पहले हिंदू समाज में केवल पुरुष ही तलाक ले सकते थे, लेकिन आज हिंदू समाज में महिलाएं भी तलाक ले सकती हैं। अगर बाबा साहेब ना होते तो आज हम इस मंच पर कभी भी खड़े ना होते। आज महिलाएं IPS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं,
पुलिस हैं, टीचर हैं, सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत से। इसीलिए मैं बाबा साहेब को नमन करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि बाबा साहेब के बारे में जरूर पढ़ें। बाबा साहेब के लिए एक शायरी है कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, कि औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा। तो एजुकेशन का कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। आप सिंपल स्टडी करते जाएं, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाएं, अपने व्यवहार के अंदर, अपने एटिकेट्स के अंदर आप उस चीज को समाहित करते जाएं, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक बन जाएगा। फ्यूचर क्या है? हमारी आदतें ही तो हैं। अगर हम 24 घंटे के अंदर 12 घंटे पबजी पे या व्हाट्सएप पे या और किसी चीज पे लगाते रहेंगे तो हम दूसरे से कैसे आगे चल सकते हैं? मान लिया एक बच्चा 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे अपने दूसरे काम करता है, रेस्ट करता है। वहीं एक बच्चा 10 घंटे अपने दूसरे काम करता है, 2-3 घंटे फोन चलाता है, बच के 7 घंटे। तो जब ये 10 घंटे पढ़ रहा है, वो 7 पढ़ रहा है, तो स्पीड कैसे मेंटेन हो पाएगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि गाड़ी 80 स्पीड में चले, दूसरी 50 स्पीड में चले तो उससे आगे निकल जाएगी। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही आपका सहारा है। तो अब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारी मैनेजमेंट कमेटी। उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं शिक्षा के विषय में अपने 2 शब्द अपने ही लिखी हुई पंक्तियों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि शिक्षा जगत को देखकर सोचा एक विचार, बिना ज्ञान के जीवन में कभी न करना कार्य। और लक्ष्य के विषय में भी कुछ लिखा है कि लक्ष्य जीवन में क्यों आवश्यक है। जीवन महान हो जाता है जब आप अपने लक्ष्य को पाते हैं। ये करके जब आप दुनिया को दिखलाते हैं तो उसका आपके ऊपर उपकार हो जाता है। इस भौतिक जगत में लक्ष्य के साथ जीवन पार हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। हेलो सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। जोर से नाम लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी बच्चों को अभी क्वेश्चन पेपर बांट दिए जाएंगे और समय है पूरा 1 घंटे का। 1 घंटे चाहे नीचे बेसमेंट में बच्चे बैठे हैं या ऊपर हैं, सभी को 1 घंटा मिलेगा। सबसे पहले आपने अपना नाम और रोल नंबर है जो भर लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, बड़े ध्यान से भरना है। OMR जो शीट है उसमें गोल जो स्पेस है उसको पूरा भरना है। उसका छोटा सा भी कोई साइड में स्पेस ना छूटे ताकि कभी आपके नंबर ना कट जाए। ठीक है, सबसे पहले वही क्वेश्चन करें जिसमें आपको पता है कि 100% ठीक है। उसके बाद लास्ट में टाइम वेस्ट ना करें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। ये पेपर बच्चों बिल्कुल सील्ड हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई टेम्परिंग नहीं है। मैं आपके सामने रखा हूँ। सेम चीज ये है। किसी के बच्चे के पास बुक्स है, मोबाइल है, वो कृपया बाहर रखें। और जो साथी सबसे लास्ट में खड़े हैं उनसे भी नम्र निवेदन है, कृपया करके वो हॉल से बाहर बैठ करके छाया में वहां पर बैठें। लास्ट में जो भी पेरेंट्स साथ में आए हैं या जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, कृपया करके हॉल के बाहर छाया में बैठें। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों
दो बच्चों ने मेरे पास रिक्वेस्ट की थी पंजाबी में पेपर करने की, तो 2 पेपर हमारे पास पंजाबी के हैं। हम सबको जनरली हिंदी वाले क्वेश्चन पेपर बांट रहे हैं। किसी को लगे कि मुझे पंजाबी में करना है, जैसे ही आपके पास पेपर आए बिना कुछ लिखे आपने वापस करना है, हम आपको पंजाबी का पेपर भी दे देंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के राज्याध्यक्ष हैं सर। अच्छा, हमारे साथ NHRCCB के जितेंद्र बंसल सर हैं हमारे बीच में। साहिल गुप्ता जी सर प्लीज गुड़गांव से आए हैं सर हमारे बीच में। सर माल्यार्पण कर लो सर, प्रवीण जी चलो आप माल्यार्पण करवाओ सर। पीछे काउंटर वाला एक नमो बुद्धाय। ये प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन फगवाड़ा द्वारा चलाई गई 15वीं प्रतियोगिता है। हमें 15 साल हो चुके हैं आज इस प्रतियोगिता को करते हुए। हर वर्ष कुरुक्षेत्र के अंदर हम इसका सेंटर अपने बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित करते हैं। आज हमारे पास अंदाजन 287 की हमारे पास आज स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इसके अंदर 6ठी से 12वीं तक के बच्चे ए ग्रुप के अंदर और 12वीं के ऊपर के ग्रेजुएशन से लेकर 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर हिस्सा ले सकता है। और इसका हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षित भारत का निर्माण करना है, ताकि उनको सभी को कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग हमारे देश के कानूनों की जानकारी रहे, ताकि वो एक सशक्त और एक सुदृढ़ नागरिक बन सके। तो अभी आपने बताया कि 2 टाइप के पेपर इसमें 2 कैटेगरी आपने रखी गई है, तो कैटेगरी कौन कौन सी है, वो कैसी है? सर ए कैटेगरी है जिसमें 6ठी से लेकर +2 तक के बच्चे जिसमें हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी है ग्रेजुएशन से लेकर 40 साल तक के बच्चे। तो दोनों के लिए क्या अलग अलग क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं उसमें? बिल्कुल सर, इसमें क्वेश्चन पेपर अभी हम इसके अंडर प्रोसेस में है। अभी तो हमने एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर दिया है, लेकिन हम उसी हिसाब से जो उसकी एक रिलैक्सेशन है जो नए छोटे बच्चों को देते हैं, उसके अंदर हमारे जो प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन है इस चीज़ को कंसीडर करके ही रिजल्ट निकालता है। तो इसका जो ये पेपर होता है कितने घंटे का लिया जाता है? सर ये 1 घंटे का पेपर है। इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में पहला इनाम 50,000 रुपये का है, दूसरा इनाम 20,000 का, तीसरा इनाम 10,000 का है। और इसके अंदर 500 इनाम 1,000 रुपये के हैं, और बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 100 रुपये के 20 इनाम, और यहाँ पे इंस्टेंट जो हम क्विज़ करेंगे हमारे अतिथिगणों के द्वारा, तो ऑन द स्पॉट कैश प्राइज़ के लिए रखा है। तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर जो रहता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन पेपर के अंदर विशेषतः ध्यान दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमारी इंडियन पॉलिटी के ऊपर, और दूसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के विचारों के ऊपर, और उनका एक भारत किस तरह का होना चाहिए, एक उनके सपनों के भारत के अनुसार हमारे क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो अभी तक आप बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट के मार्गदर्शन में यहाँ पर कितने आयोजन आप कर चुके हैं इसके? हम यहाँ पे 5 आयोजन कर चुके हैं, और पिछली एक कोरोना के टाइम में हम अपना आयोजन नहीं कर पाए थे, अन्यथा हम हर वर्ष यहाँ पे अपना आयोजन करते हैं। तो इसमें आपका सहयोग किस प्रकार से होता है? जो आयोजन करते हैं इसमें खर्चा भी आता है, तो कैसे इसमें आप मैनेज करते हैं इसको? जी सर, ये तो एक थोड़ा सा चिंता का विषय रहता ही है। हमारा एक ग्रुप है, तो उसके अंदर हम मिशन पे बैक टू सोसाइटी के अनुसार लोगों से आर्थिक सहायता मांगते हैं, कुछ अपनी भी तरफ से भी अच्छा जितना करने की कोशिश करते हैं। आज देखिए हमारे पास जो 287 के करीब बच्चे हमारे एग्ज़ाम में बैठे हैं, ये किसी भी इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी ज़िले के हो सकते हैं। हमारे पास फतेहाबाद से, सोनीपत से, पानीपत से, उकलाना मंडी, जींद और चरखी दादरी, इधर यमुनानगर, बहुत दूर दूर से बच्चे हमारे पास आए हैं, और अलग अलग बिरादरी के हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सपनों का भारत जाति मुक्त भारत है।
तो अभी मैंने एक बच्चे को यहाँ पर देखा हुआ, उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, तो उसका कैसे यहाँ पर वो पहुँच पाया, यहाँ पर कैसे उसको इतनी। सर ये गाइडेंस रहता है, ये बच्चे को कहीं से हमारी जो पोस्ट है अनऑथेंटिकेटेड पोस्ट, जो हमें अपने स्टैंप लगा के हर जगह अपनी फेसबुक वगैरह पे और हमारी आईडीज़ वगैरह पे व्हाट्सएप पे हमने इसको लगाया था, उसका पता लगा होगा और वो झांसी के महोबा से आया है और हमें बड़ी खुशी है कि इतने दूर दूर से बच्चे हमारे इस प्रकाश को आगे फैला रहे हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर जो आपका रहता है उसके लिए कोई विशेष कोई बुक तैयार की गई है या फिर कोई एक ऐसा सिलेबस है, कोई उस सिलेबस में से आता है या और कोई? सर हमारे प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन फगवाड़ा के द्वारा स्पेसिफिकली हमारे अधिकारों के ऊपर, हमारी ड्यूटीज़ के ऊपर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे राइट्स हैं उनके ऊपर और बाबा साहेब के जो बाबा साहेब की जो जीवनी है उसके ऊपर क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर बुक लिखी जाती है। उस बुक में से ही सारा का सारा हमारा सिलेबस होता है। तो और कुछ इसके अलावा कोई आप कुछ और संदेश देना चाहते हो? कोई जो बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और उसको क्या कहना चाहते हो आप? सर हमारी तो ये अपील है कि सबसे पहले बच्चों को शिक्षित होना आवश्यक है, बच्चों का बड़ों को भी शिक्षित होना आवश्यक है। एक शिक्षित व्यक्ति ही देश का एक अच्छा नागरिक बन सकता है या हम उससे आशा कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से हमारी पहल है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी किसी दलित समाज के ही एक महापुरुष नहीं हैं, ये इस पूरे देश के क्या पूरे संसार के महापुरुष हैं जहाँ पे इनके विचारों को पढ़ा जाता है, माना जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर संस्थाएं जो भी किसी भी धर्म से जुड़ी हों उनको जाति रहित, धर्म रहित इस तरह से आयोजन करके बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए, देशवासियों को शिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका कैसे योगदान रहा है और किस प्रकार से वो इसको में उनका सहयोग वो करते हैं? जी जय भीम। मैं प्रवीण बोध प्रबुद्ध फाउंडेशन पंजाब की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन को लेकर के बच्चों में क्विज कॉम्पिटिशन कराया जा रहा है, जिसमें 9th क्लास से +2 तक और +2 के बाद 40 साल तक के जो व्यक्ति हैं उनका पेपर लिया जा रहा है, जिसमें 50,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज रखा गया है, ताकि बच्चों को समय से पहले जिन महापुरुषों की बदौलत उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा, उनके जीवन के प्रति उनकी जानकारी उनको टाइम से पहले मिल जाए, यही उद्देश्य है। तो प्रवीण जी, आप जो ये इस तरह के आयोजन हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? और जो संस्थाएं हैं वो कार्य करती हैं वो और प्रकार के हैं, तो एजुकेशन जो फर्स्ट अगर उसको रखें तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या? जी हाँ, महापुरुषों ने भी सबसे पहले हमें शिक्षा की तरफ इशारा किया है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो शिक्षा ही है। अब तक का जो अनुभव रहा कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जितनी संस्थाएं हैं वो महापुरुषों के नाम पे जयंतियाँ मनाना सिर्फ भंडारे तक सीमित ना रहे, शोभा यात्रा तक सीमित ना रह करके। क्यों? क्योंकि पेट तो जानवर भी भरता है, इंसान भी भरता है, लेकिन इंसान के पास उसका एक दिमाग भी है, जिसमें हमें अच्छी शिक्षा, अच्छे ज्ञान की ज़रूरत है, ताकि बच्चों को भोजन के साथ साथ अच्छा ज्ञान भी मिले। यही उद्देश्य है। क्योंकि अब तक जो संस्थाएं हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से समय और परिस्थिति के अनुसार काम किया है, लेकिन अब की जो सबसे बड़ी ज़रूरत हमें महसूस हुई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं अन्य जितने धार्मिक, सामाजिक महापुरुष हैं उनके जीवन की जानकारी सभी बच्चों को टाइम से पहले मिल जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते बेशक IAS ऑफिसर बन जाए, चाहे वो रिटायर भी हो जाए, उसे यही भी ज्ञान नहीं होता कि मैं किस महापुरुष की बदौलत मुझे पढ़ना सीखा, जिस महापुरुष की बदौलत मैंने लिखना सीखा और इस पद पे मैं किसकी बदौलत पहुँचा हूँ, उसकी जानकारी उन्हें टाइम से पहले होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर तो गुरु रविदास महाराज जी ने भी एजुकेशन की बात की है, तो वो तो क्या हम सब उस बात को, गुरु जी के जो हमें संदेश दिया है पढ़ने की ओर इशारा किया है, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं सब? जी हाँ, ये हमारा कर्तव्य है कि हम महापुरुषों के सिर्फ चित्र से प्रेम ना करें, महापुरुषों के चरित्र से भी प्रेम करें। महापुरुषों ने जो हमें संदेश दिया है वहाँ तक पहुँचना, उसकी जानकारी खुद प्राप्त करके समाज जन जन तक पहुँचाना, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे अभी पिछले फरवरी में करनाल में कम से कम 700 बच्चों ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्म दिवस पे महाराज जी के जीवन को लेकर के पार्टिसिपेट किया। वहाँ बच्चों का क्विज कॉम्पिटिशन हुआ, ताकि बच्चों को जानकारी मिले कि महाराज जी पाखंडवाद के, अंधविश्वास के विरोधी, जो मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले महापुरुष हैं।
कहाँ से है बेटा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय बहादुर सिंह है। हम उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हम वीरभूमि डिग्री कॉलेज की BSc फाइनल ईयर के छात्र हैं। तो इस प्रतियोगिता के बारे में हमको बेसमेंट वाले हमारे इंजीनियर से WhatsApp के रिक्वेस्ट है माध्यम कि से पता बच्चों को चला। अपनी हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक कदम नाम से संस्था है इसी की, सब इकट्ठे रहेंगे तो यहीं उसी पे। के माध्यम से हमको पता चला। सब हमने बच्चों को बुलाने सर के से लिए कांटेक्ट किए, तो यहाँ पे कुलवंत सर से कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद हमें कंफर्म हुआ, तो सर ने हमें बुक वगैरह प्रोवाइड कराई। उसी के थ्रू हम यहाँ पे आए। तो एग्ज़ाम आपने दिया तो कैसा, आपने एग्ज़ाम कैसा लगा आपको? एग्ज़ाम दे के हमको बहुत अच्छा लगा। हमें अम्बेडकर जी के बारे में और ज्योतिबा फुले जी के बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में भी काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। तो यहाँ पे हमने आके देखा तो क्षेत्र में यहाँ पे गुरु जी का, ये रविदास गुरु जी के, इनके बारे में भी हमने जानकारियाँ प्राप्त की और इस क्षेत्र के बारे में भी हमने पता किए। तो पहले भी आपने इस प्रकार का कोई एग्ज़ाम दिया है? नहीं, इस प्रकार के एग्ज़ाम हम फर्स्ट टाइम ही ये दे रहे हैं। ये हमारा पहले टाइम। तो और बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो आज के एग्ज़ाम के बारे में? हम और बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग करें और माननीय अम्बेडकर जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें कि उन्होंने किस प्रकार से सभी को शिक्षा के लिए जागरूक किया है और शिक्षा को आगे कंटिन्यू बढ़ाने के लिए अग्रसर किया है। हाँ जी, आज जो ये प्रतियोगिता थी, यहाँ पर 15वीं प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया, तो आपने उसमें भाग लिया, तो क्या कहेंगे आज उसके बारे में? आपने कैसा आपको लगा? क्या नाम क्या है आपका? मैं गांव गोरखला से हूँ और मेरा नाम कुसुम है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी मौका मिला पेपर देने के लिए। और मैंने ये 20 साल बाद पहली बार बाबा साहेब के नाम से पेपर किया है। उसमें देखते हैं अभी आगे क्या। तो कितने पढ़े हुए आप? मैं 7th पढ़ी हुई, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इस और प्रकार एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता तो पेपर देने का और भी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस। तो आगे कोई और प्रतियोगिता होगी क्या, उसमें आप भाग लोगे? भाग ले सकते हैं। तो और जो बच्चे हैं, जो अभी छोटे बच्चे हैं, चलो आप की तो शादी भी हो चुकी है और आप 7वीं, आपने बताया भी 7वीं आप पढ़ी हुई हो, और उसके बाद भी आपने ये जज्बा दिखाया आपने जानने के लिए और एग्ज़ाम में आज बैठे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? जैसे वो पुराने याद दिन याद आ गया अपना, वही पेपर देते थे पहले। ये चीज़ नहीं कि पहले तो क्वेश्चन आंसर ही आते थे, अब तो मार्क ही करना था बस। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत। तो अच्छा आपके लगा। बच्चा भी कोई आया था यहाँ? हाँ जी, मेरी गुड़िया है साथ में। अच्छा हाँ जी, ये मेरी अच्छा, गुड़िया है। उसने भी एग्ज़ाम दिया है? हाँ जी, उन्होंने भी पेपर दिया। लड़का तो वो आया नहीं, उसने मतलब तैयारी नहीं की, कह रहा मैं नहीं जाता, ये मेरी गुड़िया है। अच्छा। तो बेटा आपने भी एग्ज़ाम दिया है, तो आपने को कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा है एग्ज़ाम देकर, बहुत अच्छा लगा। आज दोनों माँ बेटी यहाँ पर बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें को तो बचपन याद आ रहा है दोबारा से। अभी इतनी जल्दी क्यों हो गया, हम पढ़े थे बचपन में। बहुत अच्छा लगा सर। मेरा नाम सरोज है, मैं कैथल से बिलोंग करती हूँ। और जो आज का ये एग्ज़ाम था, ये बहुत ही अच्छा था। ये ज़रूरी नहीं था कि ये पैसों के लिए हो, लेकिन इससे जो ये बुक है ना, इसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत सी नॉलेज मिली है। तो आपको क्या ये प्रतियोगिता में आपने पहली बार हिस्सा लिया या पहले भी कोई ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया? फर्स्ट टाइम लिया। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो जो आपने उसमें क्वेश्चन आए हैं, क्या उनके बारे में पहले कोई जानकारी थी बुक पढ़ने से पहले? हाँ थी। अच्छा। पॉलिटिकल साइंस है मेरे पास, वैसे थोड़ी बहुत थी, लेकिन और भी ज़्यादा होगी थोड़ी बुक पढ़ने के बाद। तो अब आप आगे एजुकेशन ले रहे हैं या स्टडी में हो या नहीं लूँगी आगे? यस, आपने पॉलिटिकल। अच्छा। अभी आपने ग्रेजुएशन किया अभी? नहीं, भी ये फाइनल ईयर में हूँ। फाइनल में हो? उसके बाद मैं एमए करूँगी पॉलिटिकल से। आगे का क्या विचार है इसके बाद? एमए की आप बात कर रहे हो, उसके बाद क्या? उसके बाद बस अभी स्टडी जारी रहेगी मेरी। ठीक है, मतलब जब तक जीवन है कोशिश ये रहेगी भी स्टडी तो मैंने करनी है। हाँ, बाबा साहब ने 32 डिग्रियाँ जब ली, बाबा साहब ने 32 डिग्रियाँ ली, यस पता है। तो बस अब यही है, अभी पढ़ाई छोड़नी है, अभी इसमें रेगुलर करनी है। तो और बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी उसमें आपका कोई है, कोई आपके साथ में?
आप देख सकते हैं कि आज जो ये हमारे बीच में कैथल से आई है बहन जी, नाम क्या बताया, सरोज है। तो इनकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद जो इसकी ननद है और उसका देवर है ये साथ में है। इनके साथ आज इसने भी एग्ज़ाम दिया है। तो एक बहुत ही जज्बा जो है इसी एग्ज़ाम को लेकर के है और ये दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तो आप भी बताएं आपको कैसा लगा। क्या बेटा आप? मुझे बहुत अच्छा लगा ये पेपर देकर। अच्छा, आगे का क्या आपका एम है, क्या आपका सोच है, क्या सपना है आपका? अच्छा, तो बाबा साहब को पहले भी कभी पढ़ा है क्या? हाँ बेटा, आप बताएं कौन सी क्लास में? 9th में, 10th में। हाँ बोले, क्या बताएं, आज एग्ज़ाम देने आई हो और साथ में आपकी भाभी जी भी आई हैं और इकट्ठे आपने एग्ज़ाम दिया, तो कैसा महसूस हुआ आपको? एक परिवार की तरह बैठे हैं अभी, जैसे हम कोई एग्ज़ाम परीक्षा में नहीं, एक परिवार में बैठ के हमका। आगे और क्या करने का विचार है? आगे पढ़ने का क्या आपका क्या सोच है? अभी आगे मैंने पढ़ के क्या करना है? क्या ऐसा कुछ सपना आपने बनाया अपना या? अच्छा, तो उसके लिए पता है भी क्या एजुकेशन होनी चाहिए, कैसे हमें शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? शिक्षा से ही शुरुआत होगी। ठीक है। सबसे पहले मेरा आप सभी को जय भीम। हमारे मंच पर आसीन हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर चांदराम जिलोवा सर, डायरेक्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लॉ कॉलेज कुरुक्षेत्र सर, हमारे बीच में से एक आगे चलेंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह धानिया जी, जो राज्य अध्यक्ष थे हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के। उनकी फंड मीटिंग थी। मंच पर आसीन हमारे रंजीत फुलिया सर, जो एक बहुत ही उच्च लेवल के समाज सेवी हैं, और हमारे ट्रस्ट के सदस्य, हमारे सहयोगी साथी और हमारे साथी जरनैल रंगा जी, जिनकी बेटी का आज एग्जाम था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो आज हमारी इस पूरे प्रोग्राम को लाइव चला रहे हैं यूट्यूब पे। जरनैल रंगा जी और मेरी पूरी टीम, इंक्लूडिंग जो हमारे टेंट वाला भाई है, हमारी पूरी टीम और प्यारे बच्चों और सभी साथ आए माता पिता और साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। प्यारे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिसिपेशन नहीं है, ये आप लोगों की उत्सुकता दिखाता है कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। इस स्टडी को आगे चलाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर चांदराम जिलोवा सर से कि सर प्लीज आए और मंच के माध्यम से हम सब बच्चों को, अपने वाले को दो शब्द अनुभव करें। मंच पे आसीन मेरे परमजन और प्यारे बच्चों, आज मुझे आप सबको देख करके जो हर्ष महसूस हो रहा है, तो बाबा साहब के कुछ वर्ड्स याद आते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी समाज की प्रोग्रेस को आपने देखना है तो उस समाज में महिलाओं की कितनी साझेदारी है और कितनी जागरूक है। तो उनका कथन आज मुझे बिल्कुल पूरा होता हुआ दिख रहा है। मेरे सामने जितने भी बेटियां बैठी हुई, उनको देख के इतनी खुशी हो रही है कि एटलीस्ट ये जो प्रबुद्ध भारत संस्था है, उन्होंने स्पेशली फीमेल्स को इतनी तादाद में जागरूक किया है। और हर साल जो ये प्रोग्राम करते हैं, उसमें हमारी जो लड़कियां हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। ये बहुत ही समाज के लिए, इस देश के लिए
बहुत ही हर्ष का विषय है। जो भी प्रबुद्ध भारत संस्था के तरफ से जो क्विज कॉन्टेस्ट रखा गया है या एक टेस्ट रखा गया है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किसी भी कंपटीशन में भाग लेना बहुत जरूरी है। हार जीत जिंदगी के साथ लगी रहती है। अगर आज आप कोई इनाम नहीं जीत पाए तो वो भी आपके लिए एक तजुर्बा है, और कल उसमें अगली जो कंटेस्ट होगी उसमें आपका भी नंबर आ सकता है। अगर आप अपीयर ही नहीं होंगे किसी कंपटीशन में तो आपका नंबर कहाँ से आएगा? तो ये सबसे बड़ी बात है, जो आपके अंदर उत्सुकता है कि भाई मैं इस कंटेस्ट में अपीयर हूँ। और कोई भी बच्चा जब किसी कंटेस्ट में आता है तो ये सोच के आता है कि मैं भी कंपटीशन में जीतूं, परंतु हमारी पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं है। सभी तो विनर नहीं हो सकते। अगर सभी विनर होंगे तो फिर लूजर कौन होगा? और एक जो जिंदगी का अनुभव है वो कैसे आएगा? वो जो जिंदगी का अनुभव आपको आता है तो जो आपकी सक्सेस है उसी से आता है। सक्सेस ये नहीं है कि बच्चा अपीयर हुआ और सब कुछ उसको आता है। माँ के पेट में तो कोई बच्चा सीख के नहीं आता है, सब कुछ यही गेन करता है। तो ये जो आप में ललक है यहाँ अपीयर होने की, आप ज़्यादा संख्या में, इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ बच्चे हमारे आए हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे हमारी बेटियों के लिए एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करें। से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर रहा हूँ, और अभी अभी रिटायर होकर के यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर एक डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ कॉलेज इसी साल से शुरू हुआ, उसमें अभी मैं डायरेक्टर हूँ। तो मेरे पास जो बच्चे अभी एडमिट हुए हैं उनमें से 70% लड़कियां हैं। उन बच्चों को जब वो यूनिफॉर्म में आते हैं, एक वकील की यूनिफॉर्म में, और स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, तो उनको देख के बड़ी खुशी महसूस होती है कि एक हमारा टाइम था जब हम स्कूल में थे तो मेरे क्लास के अंदर 70 बच्चे थे, 70 में 4 लड़कियां होती थी, बाकी 66 जो है वो लड़के थे। आज अगर यूनिवर्सिटी में भी देखें, किसी एजुकेशन संस्था में देखें, तो हमारी बेटियों की जो तादाद है वो बेटों से ज़्यादा है, लड़कों से ज़्यादा है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो कहते आए हैं कि भाई अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो वो अपने आप को शिक्षा नहीं देती है, पूरे परिवार को, 2-2 परिवारों को शिक्षा देती है। तो ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है। हमारी बेटियां अभी भी बहुत कुछ, हमारी बेटियों ने इस देश के लिए, प्रगति के लिए, इस देश के प्रोग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है। पर आगे आने वाले समय में ये बच्चे जब बड़े होकर के कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई MP MLA बनेंगे, तो इस देश की भविष्य हमें बड़ा सुरक्षित हाथों में महसूस हो रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट का और प्रबुद्ध भारत संस्थान का बड़े दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन बच्चों के सामने 2 मिनट बच्चों से बात की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे प्रोग्राम तो स्पेशली हमारी गर्ल्स के लिए स्पेशली होते ही रहने चाहिए समाज के अंदर। और मैंने आज ही कुलवंत जी को कहा है कि भाई आपको जगह की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, आगे जहाँ भी आपको ज़रूरत हो मेरे को बताइए। अम्बेडकर भवन सेक्टर 8 के अंदर भले ही हमारे 1000 बच्चे हों, हम उनका ऐसे ही कंटेस्ट करवाते रहेंगे, ऐसे कंपटीशन करवाते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। के लिए, आपकी अश्योरिटी के लिए
कि सर आपने जो सेक्टर 8 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भवन है उसके बारे में एक बिल्कुल कहना चाहूँगा कि डॉक्टर R.B. लांगियान सर, डॉक्टर जिलोवा सर और भी इस तरह के कई कुछ एक साथियों के जो हमारे बड़े हैं, इनके द्वारा ही इतनी बड़ी जमीन वहाँ पे सेक्टर एरिया में खरीद के 2-3 करोड़ से जो भवन बनाया गया है, वहाँ पे किसी भी जाति किसी भी धर्म का बच्चा आके वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकता है, रह सकता है, लाइब्रेरी को यूज कर सकता है। क्योंकि सर ने, जैसे हमने शुरू में कहा था, सर का भी एक ही ध्येय है कि कोई भी शिक्षित देशवासी गलत नहीं कर सकता, कोई भी शिक्षित देशवासी गलत नहीं कर सकता। शिक्षा ही सर का सबसे प्यार है हमारा। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, आप में से बहुत से बच्चे 12th में होंगे, अभी 11th में होंगे, तो मैं चाहूँगा कि अगले साल आप मेरे पास आए लॉ कॉलेज में। जिन बच्चों का एक ये है कि मुझे आगे जाकर के वकील बनना है या जज बनना है या समाज सेवा में जो भी है, तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को इनवाइट करता हूँ। वैसे भी अगर इस साल एडमिशन नहीं होता, आप आओ कॉलेज को एक बार देखो, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आगे आने वाले सालों में हम वहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे प्रोफेसर थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, मैंने सर से ही LLB की डिग्री सर की वहीं पे ही पास की है, उसी में इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और मेरी एज थी, क्योंकि मैं एयरफोर्स से अच्छी एज में आया था, तो मेरी एज के कारण मैंने 2 बार जज के फाइनल में गया हूँ मैं, वो अनफॉर्चुनेटली मैंने हो नहीं पाया, उसके बाद मेरी एज निकल गई। पर मैं समझता हूँ कि सर की अगुवाई में अगर कोई बच्चा सही मायने में कोई पढ़ाई करता है, मुझे नहीं लगता कि उसको ADA या जज की नौकरी कोई लंबी चौड़ी ज्यादा मुश्किल है। बात सिर्फ हमारी रीति की है। धन्यवाद सर। तो मेरे स्टूडेंट रहे हैं सर जी, हमारे गुरुजन रहे हैं, बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। और सामने जो बात की है कि जो लड़कियों की तादाद ज्यादा है, ये बिल्कुल सही है, एक चेंज आया है। इस चेंज का यही फायदा है कि पूरा समाज, 2 घर, एक बेटी को पढ़ाओ 2 घर सुधरते हैं। बाबा साहब ने बोला था कि मुझे किसी भी अगर समाज का, मान लिया अलग अलग बिरादरी के समाज का मुझे नाप लेना है कि कौन धनी है, तो उसका पैमाना औरतों की हालात से है। यानी कि एक बंदा बोलता है कि मेरे पास 400 किले जमीन है, लेकिन आप तो पैंट या कोट पहन के घूम रहे हैं, लेडीज घर के अंदर वही गोबर उठा रही है, या घर में बंदे बैठे हैं, उनके लिए तो कोई बाहर भी निकलना उनके लिए अलाउ नहीं है, वेरेज उनके बच्चे, उनके जो लड़के हैं वो कहीं कहीं इधर उधर, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि अगर लड़कियों को छूट दी जाए तो वो लड़के बन सकती हैं। हमें क्या, माँ बाप को क्या चाहिए? सिर्फ बच्चों से परवरिश चाहिए, वो बेटी करे चाहे बेटा करे। आज हालात चेंज हो रहे हैं। बंगाल के अंदर अगर पहली बेटी होगी, वो दूसरे बच्चे के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे सिस्टम बन चुका है वहां पे। इसलिए मैं चाहूंगा हमारी बेटियों के साथ साथ बेटे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसे डॉक्टर साहब ने समीकरण बताए 30 और 70, क्योंकि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान था ना, अब उसके एवज में आता है बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर लड़का भी शिक्षित होगा, उसे पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ और इसकी अगर मैं गलत करूंगा, मैं कोई इलीगल करूंगा, इसकी सजा क्या है। तो इसके बाद मैं और प्रोग्राम का लंबा नहीं खींचूंगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे ट्रस्टी मेंबर प्रवीण बौद्धी से, ये सब प्लीज आए और मंच के माध्यम से 2 शब्द कहें। सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। जैसे कि अभी तक प्रबुद्ध जनों ने आपको महापुरुषों के जो विचार हैं वो आपके सामने रखे ही हैं। ये जो प्रतियोगिता है, इसको जो कराने का उद्देश्य था वो बहुत बड़ा था। शुरुआत बहुत छोटे से क्विज कंपटीशन से हुई थी, लेकिन ये इतना बड़ा रूप लेगी और ये इससे भी कई गुना बड़ा रूप लेगी, इसकी भी हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी हमें टाइम से पहले देखने को मिल रहा है। आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने वही बात कही थी कि यदि हमारे परिवार में एक लड़का और एक लड़की यानी 2 बच्चे हैं और हमारे पास
पढ़ाने के लिए सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, तो हमें लड़के की बजाय अपनी लड़की को पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे तो सिर्फ एक घर को शिक्षित करेगा। यदि हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, जिस घर में उसका जन्म हुआ है और जिस घर में शादी के बाद वो जाएगी, वो 2 परिवार को शिक्षित करेगा। ये बाबा साहब का अनमोल वचन था। और जब देश की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब वो प्रधानमंत्री बनी, तब उन्होंने एक बात कही थी, यदि इस देश का संविधान डॉक्टर अंबेडकर की बजाय कोई दूसरा व्यक्ति लिखता तो मैं एक महिला होते हुए और वो भी एक विधवा इस देश की प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकती। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको जो दिया है तो कोई छोटा काम नहीं है। बाबा साहब कानून मंत्री के पद पे थे, उनका बंगला भी था, सब कुछ था। उन्होंने रिजाइन क्यों दिया? अपने लिए नहीं, देश की महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि देश की किसी भी समाज से कोई भी महिला है, उसे हिंदू कोड बिल जरूर पढ़ना चाहिए। हिंदू कोड बिल। हम संडे की छुट्टी लेते हैं बाबा साहब की बदौलत। हमारे परिवार में हमारे डैडी की जो इनकम है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जितना हिस्सा उसके बेटे का है उतना ही उसकी बेटी का है, वो बाबा साहब की बदौलत। यदि कोई महिला गवर्नमेंट जॉब में है, वो प्रेग्नेंट है, उसे 6 महीने की जो छुट्टी मिलती है विद सैलरी, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। 300 फुट गहरी कोयले की खानों में महिलाएं काम करती थी, उस पर बैन लगाया गया, वो बाबा साहब की बदौलत है। जितना दिहाड़ी आदमी करता है उतनी दिहाड़ी अगर लेडीज करती है, दोनों बराबर अगर सैलरी मिलती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। यदि कोई मजदूर 8 घंटे दिहाड़ी करता है, अगर उसे 1 घंटा भी एक्स्ट्रा लगाता है, वो जो ओवर टाइम मिलता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत। देश का चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, MP, MLA, टाटा, बिरला, अंबानी, कोई भी हो, कोई कितना व्यक्ति शिक्षित हो, कितना ही अनपढ़ हो, उन सबको वोट का डालने का अधिकार कितना है? सिर्फ एक वोट डालने के बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत। हम जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो हमें जमीन खरीदने की जरूरत नहीं होती। जिस स्कूल में, हॉस्पिटल में हम वोट डालने के लिए जाते हैं, वो बिल्डिंग बनाने के हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। वहां जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, उनके आने जाने का खर्चा हमें नहीं देना पड़ता। उनकी जो गाड़ियां आती हैं जाती हैं, उसका खर्चा हमसे नहीं लिया जाता। उसमें जो पेन, कॉपी, पेपर जो लगते हैं, उसका खर्चा हम नहीं दिया जाता है। और तो और जब आप वोट डालने के बाद आपकी उंगली के ऊपर एक छोटा सा स्याही का निशान लगता है, वो भी फ्री होता है आपके लिए, वो भी पैसा नहीं देना पड़ता। यदि इतना सब कुछ बाबा साहब हमें फ्री में दे के गए, इसके बावजूद भी हम देश के हुक्मरान ना बन सके, तो इसमें कोई दूसरा दोषी नहीं, हम खुद होंगे। बाबा साहब की दी हुई बातों का आप ग्रहण करें। आप यहाँ पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको हिंदू कोड बिल ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। उसके अंदर देखिए कि 40 से पहले लेडीज के पास क्या होता था? स्त्री धन, जो अपने मायके से लेके आई है, बस वो आपका वही धन है। यानी कि अगर तलाक की कोई बात आ गई, उठा अपना मंजा और ये घड़ी साइकिल और चल, दैट्स ऑल। माँ बाप के पास भी कुछ नहीं होता था देने के लिए। इधर 60 जब 50s के अंदर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया, उन्होंने बोला तो बराबर की हो जाएंगी, तो हिंदू कोड बिल को लागू ना करके बाबा साहब को दुख हुआ, बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। फिर आइए देवी बन के, हम पार्टी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं जिसने इम्प्लीमेंट किया, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको लागू करने की कोशिश की, लेकिन 100% सक्सेस नहीं हो पाई। फिर 88-89 के आसपास एक पार्टी थी, जो भी रही हो, नाम नहीं बताने की जरूरत, उसने इसको रेट्रोस्पेक्टिव ढंग से लागू किया था कि जितना बेटे का हिस्सा उतना बेटी का हिस्सा। इवन जो बुढ़िया और बूढ़ी हो चुकी थी औरत, वो अगर 56 के अंदर उनकी कोई प्रॉपर्टी भाइयों की बंटी थी ना, उसके अंदर बराबर की हिस्सेदार थी। भाई 2 हिस्सों में नहीं, मैं भी हुई और तीसरे हिस्से में बांटो। ये बाबा साहब की बदौलत है। इस तरह के कितने गुण गाएं, ये बहुत कम है। ये आप सिर्फ किताबों में पढ़ना, हम आपको गाइड करेंगे, आप किताबों में पढ़ना, अपने भविष्य को संवारना। अब बात को और आगे ना बढ़ाते हुए, मैं 100 रुपए के 20 इनाम हैं। हमारे अलग अलग जो हमारे अतिथिगण हैं, क्वेश्चन बोलेंगे। क्वेश्चन बोलते ही जैसे ही जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, एक बार ध्यान कीजिएगा, अगर ऐसा नहीं है कि सवाल बोला नहीं गया तो हाथ खड़ा कर लिया, ठीक है? तो
तो जिसने जनरली हाथ खड़ा किया हम उससे उसका आंसर पूछेंगे और उसको ऑन द स्पॉट यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाएगा। एक बच्चे को एक बार में ही कैश प्राइज दिया जाएगा। मान लो कई क्वेश्चन के आंसर देता और बच्चों को भी चांस मिले, इसके लिए हम एक बच्चे का एक बार में ही रखा गया। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपने इन्विजिलेटर साथियों से कि आप प्लीज बीच में जाएं या फ्रंट में खड़े हुए ध्यान दें कि वास्तव में सबसे पहले किस बच्चे ने हाथ है। बम्बई की देवदासियों ने नजदीक लाना पड़ेगा। आवाज आ रही है ऐसे। बम्बई की देवदासियों ने धर्म परिवर्तन के डॉक्टर अंबेडकर के मत के समर्थन में कब कॉन्फ्रेंस की? लाख 75,000 लोगों ने करी थी कॉन्फ्रेंस मुंबई के नागपुर में। यहाँ देवदासियों की बात हो रही है। 15 जून 1936 को जितनी देवदासियां मंदिरों के अंदर लड़कियां बड़ी छोटी छोटी की थी, उन्होंने बोला कि हम हिंदू धर्म छोड़ के हम बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। इसके लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी। फाउंडेशन, प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन ट्रस्ट ने बाबा साहेब के राजगृह को की प्रतिकृति को बनाया जा रहा है। इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। ये बताएंगे कि ये पैसा किस बैंक में ट्रांसफर करना है। साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस गांव में हुआ ये तो पता है आपको? उस गांव की फुल फॉर्म क्या है? मध्य प्रदेश में। महू की MHOW, महू, उसका क्या मतलब है? महू। हाँ जी, आइए बेटा। धन्यवाद। पायल है ना? हाँ, पायल ने बताया जो बाबा साहब का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में महू छावनी में हुआ था। वो जो महू जो शब्द है वो MHOW यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। जैसे हमारे यहाँ पे अम्बाला छावनी है ना, यहाँ सैनिकों का है एरिया, ऐसे वहां पर सैनिकों का एरिया था, वो छावनी की मिलिट्री छावनी। धन्यवाद, बहुत सुंदर। कैपिंग कीजिए। दोबारा क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन। शिक्षा होती है सर। धम्म का अर्थ? धम्म शिक्षा है, बहुत मजबूत है हमारी उसकी शिक्षा है। ध आदामा और पुरमा। धम्म, धम्म का अर्थ किसी को पता है? कोई पेरेंट्स हैं, कोई बताना चाहते हैं, किसी को पता हो? चलिए, इसका अर्थ इस समय के लिए याद रखें। धम्म का मतलब होता है नैतिकता, मोरालिटी। धम्म, बाबा साहब ने नैतिकता को देखते हुए जो प्रत्येक वर्ग, जाति, विशेष सभी के लिए, चाहे मेल है, फीमेल है, पशु है, पक्षी है, इंसान है, नेचर तक को, कि हमारी जो जिम्मेवारी बनती है, नैतिकता के जो गुण है, यानी बिना धर्म के दुनिया कई साल चल सकती है, लेकिन बिना नैतिकता के दुनिया या घर या समाज एक दिन भी नहीं चल सकता। ध्यान रखिएगा सभी के सभी इन्विजिलेटर। भारत के लोग भगवान को संविधान के अंदर देख सकते हैं। इंडियंस कैन फाइंड गॉड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात सब बोले थे। मैं तो बोल रहा हूँ ये शब्द बोले थे चीफ जस्टिस SH कपाड़िया साहब ने। इसमें लिखा है PTI सितंबर 1, 2012 8:52 PM पे। मुझे कोई बताएगा PTI का मतलब क्या है? अपना जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को अंतिम तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। इससे पहले भी बाबा साहेब ने संविधान असेंबली के अंदर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। वो तारीख बताएंगे? नाम भी अपना बोले। मेरा नाम करीना है। बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को पहले भी संविधान असेंबली को संबोधित किया था।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्लैपिंग कीजिए। को तैयार करने में कुल कितना खर्च आया था? मेरा नाम अभिषेक है, मैं कला रजिस्टर से आया हूँ। संविधान में कुल खर्च 64 लाख रुपए हुए थे। हाँ जी, 64 लाख रुपए अच्छा, के करीब नहीं, मतलब 63 लाख कुछ हजार 19 रुपए हुए थे और इस बुक में 64 लाख। ठीक है, आप काफी 90% नजदीक हैं। कोई और बच्चा जिसको पूरा पता हो? मेरा नाम सौरभ है, मैं बंगाल से। 6,473,000। नहीं, मुगा जी 63,96,729 रुपए खर्चा है। बहुत बहुत साधुवाद। क्लैपिंग कीजिए। 63,96,729 रुपए खर्च है। मैं गाँव मोरखला से। अच्छा जी, कितने पढ़े हैं आप? मैं 7 तक पढ़ी हूँ सर। वाह जी, वाह जी, बहुत 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 धन्यवाद। बेटी का नाम? खुशी। खुशी, ये कौन सी क्लास में है? 10th उसमें है सर, प्लस 12th में। ये 12th क्लास में पढ़ते हैं। बहुत सुंदर सर, आप इनाम लें सर से। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हिम्मत है माँ और बेटी, उत्साह को दर्शाता है। देखिए कैथल कहाँ से? अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? बीए कर रहे हो अभी? बहुत अच्छा। आप 8th क्लास में। आप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर को किसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई इनके काम आने वाला नहीं है, लेकिन सर उस बरगद के पेड़ की तरह हैं कि ये हमारे काम आने वाले हैं। मैं डॉक्टर साहब के पास आपको मैं बता देना चाहूँगा, सर के पास हम सर के आने के बाद दे रहे हैं। ये इस तरह की महान हस्तियाँ हैं जिनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, खुद वेल सेटल्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, मिशन पे बैक टू सोसाइटी के लिए हमारे सामने, आप सबके सामने पूरी सहायता के साथ, पूरे मन के साथ खड़े हैं। इस तरह की आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे कि लोग बुरा मान जाते हैं, अकेला क्यों आया, 4 क्यों नहीं आए, व्हाइट लिफाफे में क्यों नहीं आए। ये मैं आज देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत डॉक्टर साहब। सर, मैं कुलवंत की एक बात से सहमत नहीं हूँ कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पूरे समाज की, अपने परिवार की, सभी की ज़रूरत है। ये कहना गलत होगा कि आदमी पढ़ लिख करके आप भी आने वाले समय में उस मुकाम को छुएंगे जहाँ पे आज बाबा साहब की बदौलत मैं पहुँचा हूँ। अपनी कड़ी मेहनत और जो पढ़ाई है उसको कभी मत छोड़ना। वो दिन दूर नहीं है जब कल आप भी यहाँ होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों ने मेहनत की है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। हमारा जो काम था उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना था, वो मैं आज इस मंच से भी कहना चाहता हूँ। किसी बच्चों की अगर पैसे के अभाव में ये कहे कि भाई मैं नहीं पढ़ सकता, वो मेरा नंबर कुलवंत जी के पास है, कभी भी आकर के हम उसकी पूरी मदद करेंगे कि ऐसा बच्चा कोई ना हो मेरे समाज में वो ये कहे कि जी मैं तो घर में पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। जिन परिस्थितियों से बाबा साहब गुजर करके उस मुकाम पे पहुंचे जहां पूरा वर्ल्ड उनको याद करता है, तो उनसे तो बहुत अच्छी परिस्थिति में आज हमारे बच्चे हैं। उस टाइम को देखें और आज के टाइम को देखें तो हमारे पास बहुत कुछ है। ये चीजें कभी भी मत सोचना कि किसी को किसी की जरूरत नहीं होती है, सबको सबकी जरूरत होती है। धन्यवाद। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उससे पहले भारत और पाकिस्तान अलग राष्ट्र बने। ये एक्ट कब पारित किया गया?
मेरा नाम अनूप सिंह है, शहीद भगत सिंह पुस्तकालय सीवन से हम, और 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था और 12 को घोषणा हुई थी इसकी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? अब देखो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और हाथ कितनों के खड़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम जिसको पता है आइए, हाथ खड़े करके रखें। आइए बेटा। मेरा नाम तन्वी है, मैं कुरुक्षेत्र में ही रहती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा नाम रिंदा है, मैं भगवानपुर से हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। नाम शीतल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर है। पूरा नाम डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर। अम्बेडकर। देख पा रहे होंगे कि हम बड़े बड़े सुनिए, इट इज easier to build strong children than to repair broken men। तकड़े बच्चे बनाना बहुत आसान है, जो टूटे हुए जो लोग हैं, जो हार जाते हैं, उनको बनाना, उनको दोबारा से सेटअप बनाना वो बड़ा मुश्किल है। शब्द किसके हैं? build strong children than to repair broken men। Okay. Or next question, leadership and learning। Leadership and learning are indispensable to each other। ये शब्द किसने कहे थे? हमारा एक बच्चे को 2 बार दें, लेकिन अगर आपने बोला है, आप आए, आपने उठाया लेकिन आपने देर बहुत देर की है। मेरा नाम करीना है। सर ने जो भी कोट बोला है उसका आंसर है जॉन एफ कैनेडी। कौन थे जॉन एफ कैनेडी? जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जिस समय उन्होंने पहली बार स्टेज से बोलना शुरू किया था, उस समय वो ऐसे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने इस चीज से ओवरकम होने के लिए इतनी प्रैक्टिस की कि वो संसार के जाने माने स्पीकर्स के अंदर गिने जाने लगे। ये बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सर प्लीज। जो सुस्तियां दूर होगी। जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत साल हुआ। अब ये कि बाबा साहब अम्बेडकर प्रिंसिपल कौन से सन में बने थे? कौन से सन में बने थे? 1936 में बने थे। नहीं। मेरा नाम मैन चोपड़ा है, मैं इस्माइलाबाद से हूँ। इस्माइलाबाद से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1928 में प्रिंसिपल बने थे। ठीक है, बहुत बहुत। क्वेश्चन को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि मुझे तम अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। ये हो गया शब्द। समझ गए होंगे? ये हो गया शब्द मंत्रोच्चारण के लिए। लेकिन एक इंग्लिश महापुरुष है, उसने बोला था एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। आपका रिपीटिशन का बहुत सुंदर। आपने जब भी आप एक बार आए, आप आए एक बार। नेल्सन मंडेला। ब्लूम। एक हिम्मत होती है, अगर वो हिम्मत टूटने लगे तो आप उसको जीत नहीं कह सकते। तो एक इंग्लिश महापुरुष ने बोला है, सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। हु सेड? मेरा नाम कोमल है, मैं पिहोवा से आई हूँ। और ये शब्द विष्णु चट्टी ने कहे थे, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। WISTONCHI। बस बेटा, मैंने नहीं सोचा था कि अगर इतना टिपिकल का आंसर दिया है ना, मैं 100 रुपए को और अलग से देता।
लेकिन WINSTON है। आप 100 रुपए के हकदार हैं, आप लीजिए। पूछा सबसे जाता है, जवाब एक व्यक्ति देता है, लेकिन उस जवाब को याद कितने बच्चे रख सकते हैं? इनाम तो सिर्फ 100 रुपए एक व्यक्ति को मिला, लेकिन वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो इतने बच्चों को याद होना चाहिए। इसी उद्देश्य से पूछा जा रहा है। एक सिंपल सा और क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं रजनीश शहीद जसविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलहेड़ी से कक्षा +2 की छात्रा हूँ। गणतंत्र का अर्थ है जिसमें राष्ट्रपति की अवधि निश्चित होती है और इसमें राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। गणतंत्र शब्द का अर्थ सिर्फ आइए आप। मेरा नाम काजल है और मैं देवदासपुरा सेक्टर 5 से हूँ। गणतंत्र शब्द जनता के लिए प्रयोग किया गया है और लोग जो समाज जो हमारा है उसके लिए प्रयोग किया है गणतंत्र शब्द। जो गण और तंत्र जो दो शब्द हैं उनका क्या अर्थ कहेंगे? गण यानी कि लोग हो गए, तंत्र लोगों का जो सम्राट जो समाज है उसके लिए प्रयोग किया गया है। सही अर्थ सभी हो जाए है आपके पास 2-4 सेकंड और देते हैं, ये पढ़ोगे। हाँ जी, कौन? मेरा नाम अंकिता है, मैं अभी होगा से आई हूँ। गणतंत्र का अर्थ होता है देश को आंतरिक और बाहरी नीतियों का नहीं। मेरा नाम गौरव है। गणतंत्र का मतलब होता है जो हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है उनका ना पद जो वंशागत नहीं होता है, उनमें ना चुनाव होते रहते हैं हर 5 साल के बाद। ये नहीं है कि उनके बाद उनका बेटा बढ़ेगा, ये हर बार चेंज होता रहता है। बैठिए। जहाँ देश का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बेटा आपसे। मेरा नाम शैली है और मैं गढ़पुर भालसा से बिलोंग करती हूँ। गणतंत्र का अर्थ होता है गण का समाज। गण का समाज। गणतंत्र का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व। मुस्कान है, मैं गाँव साकरा से हूँ। ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित हो। गणतंत्र का दोबारा। ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित हो। अर्थ होता है लोकतंत्र, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है संस्कृत की भाषा में, जैसे कि लोक मतलब जनता के रूप में और तंत्र मतलब समाज। सर जनता का समाज हो सकता है, लोगों का समाज। स्वतंत्र जो जनता हो वो गणतंत्र में आएगा। दोनों को क्लोज। हाँ जी, हाँ जी। और तंत्र? तंत्र 2 संस्कृत के शब्दों से बना है, जो मतलब समाज जनता का। देखिए, और तंत्र 2 शब्दों का सर गण का अर्थ है जन और तंत्र का मतलब है शासन, जनता का शासन। बहुत बहुत धन्यवाद। रीना कई क्वेश्चन के आंसर दे चुकी है। हाँ। इसके लिए हम अलग से एक इनाम देंगे इनको, अब बाकी फर्दर पैसे मिलेंगे। हाँ जी, बैठिए। आप सभी ध्यान से सुने। तो है प्रणाली, एक कानून, यानी जनता द्वारा चुने गए एक प्रणाली। जो व्याख्या ना भारत में लोकतंत्र चलता है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए, एक परिभाषा है लोकतंत्र की। भारत देश 15 अगस्त को आजाद हुआ। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत देश के लोग कब आजाद हुए, आप क्या जवाब देंगे? एक आवाज। मैंने आपसे पूछा कि भारत आके 15 अगस्त 1947 और क्वेश्चन के लोग कब आजाद हुए, तब भी आपने आंसर दिया। आप थोड़ा पता लगे कि जो डाउट कर रहे हैं तब अब 26 बोला। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को सिर्फ देश आजाद हुआ था, लेकिन देश में रहने वाले लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान में लिखित रूप में एक प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में आपको जो आजादी मिली हमें, वो 26 जनवरी 1950 को मिली। धन्यवाद। सवेरे कितने पेज हैं? अब आपसे सिंपल सवाल कि बाबा साहब के नाम के साथ जो अम्बेडकर शब्द लगा है वो कहां से लगा? अम्बेडकर के नाम के साथ जो अम्बेडकर शब्द जुड़ा है वो किस वजह से जुड़ा है? लास्ट में, इस लाइन में सबसे लास्ट में आपको भी एक भी पीछे। नाम मेरा गुरु है, उसका कैलोस्कर गुरु था, उसका नाम अम्बेडकर था। क्या था? कैलोस्कर गुरु। मेरा नाम हर्ष है और मैं गांव थाना से हूँ। उनके एक ब्राह्मण गुरु थे जिन्होंने उनका नाम के पीछे अम्बेडकर लगाया था। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम? मेरा नाम अभिषेक है और मैं लाडवा से हूँ। हाँ जी, तो ये माइक पास रखें, माइक थोड़ा पास, मुंह के पास माइक। हाँ, आवाज है। जो बाबा साहब थे उनका जो
पूर्व थे और रत्नागिरी जिले में एक गाँव है अम्बावडेकर, वहाँ से उनके नाम के पीछे अम्बेडकर लगा था। जो घर है ना सब ये उनके पीछे एक वो लगता है, जुलूस लगता है, तो वहाँ से नाम जोड़ा था अम्बेडकर। ये मिथ है कि किसी ब्राह्मण को उन्होंने नाम दिया था, क्योंकि आज तक ऐसा ब्राह्मण बहुत तक नहीं मिला जो अम्बेडकर जोड़ता। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। आइए, अभिषेक जी ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के साथ जो अम्बेडकर शब्द जुड़ा है वो किसी ब्राह्मण अध्यापक ने नहीं दिया हुआ है, जो अब तक हमें सुनने को मिलता है। अम्बेडकर शब्द जो है वो अम्बावाडेकर शब्द है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है आज भी वर्तमान में। वहां पे जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो पूर्वजों का गांव था, जिसे हम पैतृक गांव बोलते हैं, अम्बावाडेकर, उस अम्बावाडेकर से अम्बेडकर शब्द जुड़ा है। जैसे यहाँ पास में अगर बराड़ा है, अम्बाला के पास बराड़ा, यदि हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो डी नहीं आती, BARA, बरारा लिखा जाता है। ऐसे जब हम किसी को बताते हैं टीचर को कि मेरा नाम क्या है, अम्बेडकर, तो अम्बावाडेकर से जो स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी वो अम्बेडकर तब से जुड़ा है। किसी ब्राह्मण अध्यापक का आज तक पूरी दुनिया में कोई अम्बेडकर शब्द का गोत्र नहीं है। ये बाबा साहब के पूर्वजों का पैतृक गांव का नाम अम्बावाडेकर से अम्बेडकर बना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब और आसान क्वेश्चन कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? मेरा नाम कुसुम है, मैं पेवा से माइक पास रखें, ऐसे 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 ऑन। हेलो बोलो। हेलो, हाँ पत्नी का नाम बैठी हैं जी, आगे श्रीमती शारदा कबीर। बहुत नहीं उठ पाएंगे। शादी से पहले जो उनका नाम था डॉक्टर शारदा कबीर, जब बाबा साहब के साथ शादी हो गई थी, जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तब उनके नाम में चेंजिंग हुई थी। जी चल एक से पूछ। मेरा नाम त्रिशा, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सविता बाई अम्बेडकर था। ठीक है जी, बहुत बहुत साधुवाद। इनाम दोनों बच्चों को दिया जाए इनको, ठीक है। पहले का नाम सभी को पता है, रमाबाई अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, लेकिन आपके हाथ की स्पीड बताएगी कि आपने आंसर कैसे देना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, एक नाम, डॉक्टर सविता अम्बेडकर, दो नाम। ये दोनों डॉक्टर किस किस फील्ड के थे? मेरा नाम महक है और मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ। बाबा साहब तो लॉ डिपार्टमेंट से PhD कर रखी थी, उनके नाम के लिए उनके नाम का डॉक्टर वैसे था, और जिनकी वाइफ थी वो डॉक्टर ही थी। सो नाइस, सो नाइस, बिल्कुल सुंदर जवाब। ये अगर कोई कहे कि सवाल समझ में नहीं आया, ये बात गलत है। वास्तव में कि हमने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, वो एजुकेशन के अंदर डॉक्टरेट थे। जो जैसे डॉक्टर अपने जिलोवा जी हैं, ये कोई MBBS डॉक्टर नहीं है या BMS डॉक्टर नहीं है, ये लॉ के अंदर इन्होंने PhD की है। और भी डिफरेंट कैडर हैं जिसके अंदर हम PhD करने के बाद आगे अपने नाम के सामने डॉक्टर लिख सकते हैं। बट जो सविता बाई अम्बेडकर, डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी थी, वो मेडिकल साइंस की यानी कि MBBS डॉक्टर थी। उसके अंदर ये फर्क है। मुश्किल सवाल नहीं था, पर आप लोगों ने कभी सुना नहीं है, लेकिन आप आगे कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि आपने इसके लिए 100 रुपए खोए हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं जनाब कहाँ से आए हो, कहते जी कैथल से। अच्छा, कैथल से दिल्ली आए हो आप? हाँ। रास्ते में कितने खंबे हैं? 2 3 4, ये शब्द है वहाँ पे। लेकिन अगर आपने वहाँ बोले 13,323 आए, वो सही है, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी जाती है। अब इसके अंदर बिल्कुल पहला शब्द है आर्किटेक्ट, जिसको बोलते हैं नक्शा नवीस। इसका हिंदी में क्या मतलब है? मेरा नाम काजल है और मैं सेक्टर 5 देवदासपुरा से हूँ। और जो सर ने क्वेश्चन पूछा उसका अर्थ है शिल्पकार, जो कि किसी भी, जैसे हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो वो अभी मकान बनाता है तो उसको हर एक उसका पता होता है, तो उसी तरह शिल्पकार जो है हिंदी इसका मतलब होता है, तो उसका आंसर शिल्पकार हो जाएगा। क्योंकि जिस समय का बाबा साहब ने पूरे संसार के अच्छे अच्छे देशों का संविधान पढ़ा
और उसके अंदर से जो जो पोर्शन थे हमारे जरूरत के अनुसार, हमारे देश की जरूरतों के अनुसार वो लिए। जैसे वी दी पीपल ऑफ इंडिया, किसी ने बोला कि अल्लाह के नाम से शुरू करो, बोला जय श्री राम से करो, कोई बोलता है जय शंकर से शुरू करो, कोई बोलता है जैन धर्म वाले अलग बोलते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये लिया अमेरिका से। स्टार्ट करते हैं वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ही बड़े हैं, हम ही छोटे हैं, हम ही नागरिक हैं, हम ही इसके मालिक हैं, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। उस तरह से फंडामेंटल राइट्स ले लिए गए कनाडा से। जो आरक्षण है वो किसी ऐसे देश से जहां पे जरूरत थी। जो अपना जो नेशनल फ्लैग है, जिसकी आजकल कई बार छोड़ो, जो नेशनल फ्लैग है ये इसका कहीं और से लिए, ट्रेजरी कहीं और से ली गई। जो स्टेट के हरियाणा का और दिल्ली का आपस के संबंध है ये कहीं और से ली गए। तो उन्होंने एक एक स्टेप को पूरी गहनता से पढ़ के कि इस देश की ये मेरे देश के लिए अच्छी है। उन्होंने एक शिल्पी की तरह, जैसे एक शिल्पी छोटे छोटे वो ताने बोलता है ना, उसके अनुसार इन्होंने इसकी रचना की है। तो इसलिए इसका जो एग्जैक्ट शब्द है आर्किटेक्ट का, निर्माता नहीं हो सकता, निर्माता बिल्डर को बोलते हैं। निर्माता इसका शिल्पकार है, जिसको उसकी एक एक चीज का पता है कि वास्तव में मेरे देश की रिक्वायरमेंट क्या थी। बहुत नारा लगाएंगे सभी, बाबा साहेब, बाबा साहेब। आप सभी का प्रश्नोत्तरी का आनंद ले रहे हैं। 3 प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे संविधान के अंदर से, और कोशिश की जाएगी हम सबसे छोटे बच्चे को उठाना पसंद करेंगे। हाथ सभी खड़े जरूर करें। भारतीय बिल्कुल आसान है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आवाज नहीं करनी, पुट योर हैंड्स। मेरा नाम कार्तिका, मैं कैथल से आया हूँ। वेरी गुड। हाँ जी, 395। वेरी गुड, अच्छी बात है। छोटे बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? देखने की कोशिश कर। मेरा नाम परवीत है, मैं 8th क्लास का छात्र हूँ। 22। अच्छा, थोड़ा ठीक बोलो। 22 क्या है? क्या पूछा है? क्या पूछा है? ठीक बोलो, ठीक बोल रहे हो, डरो मत। क्या पूछा था? 22 क्या है? चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। भारतीय संविधान भाग हैं। प्रेम का पता लग जाएगा इस कहानी बच्चों को। 29 है। कोई बात। मेरा नाम आदित्य है, मैं सागर टाउन से हूँ। टोटल 8 है। अनुसूची है सर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने नाम लिया। एक बार बाबा साहेब किसको सर्वोपरि मानते थे? मेरा नाम स्वाति है, मैं बुआ से हूँ। बाबा साहेब शिक्षा और समानता को सर्वोपरि मानते हैं। बैठ जाओ बच्चे, नेक्स्ट। हाँ जी बोलो। जिसमें संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। प्लीज बैठ जाओ। प्रश्न जरूर पुट करना चाहिए था। बाबा साहब कानून को सर्वोपरि मानते थे। बाबा साहब ने कहा लॉ इज अबव एंड ऑल, इसको नोट कर लें आप। बाबा साहब ने कहा है लॉ इज अबव एंड ऑल, कानून सर्वोपरि है, ये बाबा साहब ने कहा है। और इसका जवाब मैंने दे तो दिया था, कानून आ गया था, कानून को सर्वोपरि। कई बार सड़क पे लड़ाई हो रही होती है, एक 4 आदमी आए और किसी को पीट के चले गए, ऐसा कुछ होता है अपने सामने। लेकिन मुझे हर बार में, यानी कि जो गरीब आदमी है, जो दुबला पतला आदमी है, जो अपनी आवाज उठा नहीं सकता, दूसरा ने उसको दबा लिया, उससे साइन करवा लिए, उसके बावजूद भी उसको अपनी बात कोर्ट में रखने का अधिकार है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार है। ये अपने संविधान के आर्टिकल किस में है? कहां से कहां है? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 क्या कहता है? कि अगर कोई हमारे अधिकार को हनन करता है तो हम आर्टिकल 32 से आर्टिकल 226 के तहत न्यायालय में जा सकते हैं। सर वो आर्टिकल 32 है, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सही है, लेकिन जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है वो 32 से 35 के बीच में लिखा गया है। 32 से 35 के बीच में लिखा गया है। और
प्रोग्राम को और आगे ना करते हुए हम इन दोनों बच्चों को 100 रुपए का, क्योंकि 32 आर्टिकल जो है 226 है, वो वास्तव में ही हमारे संविधान की आत्मा है। आज का अंतिम प्रश्न होगा, ध्यान से सुनिए। ये जो आज आपकी परीक्षा हुई है, इस परीक्षा का परिणाम कब और कहां घोषित होगा? मेरा नाम स्वाति है। 3 नवंबर ठीक है। आप प्रोग्राम के अंत में बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट प्रोग्राम को। स्क्रीन में बच्चे आप आए और एक छोटी सी मोमेंट। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पानीपत से हमारी तमन्ना मैम है और कई बच्चों के साथ अभी 3 रविवार यहीं पर हरियाणा जीके को लेकर के क्वेश्चन होगा इसी बुक में। इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट रहेगी शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी के बच्चों से। बोला था, यदि किसी बच्चे को वास्तव में दिक्कत है कि मेरी एजुकेशन सिर्फ पैसे के कारण अटकी है, वो प्लीज हमसे संपर्क में रहे। आपका जो ग्रुप मैंने बनाया है वो चलता रहेगा, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन रहेगा। इसलिए जो भी बच्चा उसके अंदर कोई भी कमेंट करे तो ध्यान रहे वो एजुकेशन ओरिएंटेड ही होना चाहिए। और आज भी यदि कोई बच्चा अनाथ है, कोई बच्चा इस कंडीशन में है कि किसी भी कारण वो अपना आने जाने का ये जो खर्च है, ये सब चीज करने में असक्षम है, वो प्लीज हमसे एक बार बताएं। हम उस मामले की जेन्युइनिटी को देखते हुए हम भी उसको जितना भी उसका लगा है उसका रिफंड करने की कोशिश करेंगे। बस इसके साथ मैं इस प्रोग्राम को प्रोग्राम के समापन से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, तो सर ने मुझे अभी बताया कि तिलेड़ी गांव से अंदाजन 30 बच्चे आए हैं, तो प्लीज वो सब बच्चे फ्रंट में आ जाएं।